एक रास्ता, या हम कह सकते हैं एक दर्रा, क्या राजनीति का एक संघर्ष बन सकता है? क्या आस्था से जुड़ा हुआ एक रास्ता, जिसको हजारों साल पहले भी यूज किया गया था और अभी भी यूज किया जा रहा है, क्या वो रास्ता किसी देश की राजनीति लड़ाई को डिसाइड कर सकता है? हम बात कर रहे हैं लिपू लेक दर्रे की। जी हाँ, जिस लिपू लेक दर्रे ने इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस नेपाल कर दिया, और ये इस तरीके से जियोपॉलिटिकल मैप में ट्रांजैक्शन बना दिया। क्या ये रास्ता खुलना और बंद होना इस ट्रांजैक्शन को सोल्व करता है? तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल को क्या ऑब्जेक्शन है जब इंडिया और चाइना इस रास्ते को खोलता है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्या इंडिया और चाइना में एंशियंट टाइम में भी जो व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था? चलो हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, जो लिपू लेक दर्रा है, ये दर्रा होता क्या है? इंग्लिश में इसको पास बोला जाता है। इस दर्रे को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इमेजिन कीजिए पहाड़ बने हुए हैं और पहाड़ों के बीच में एक रास्ता गया है, या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना है और जो वो रास्ता था उसको दर्रा बोला जाता है। और ये जो लिपू लेक दर्रा है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर मानी जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 17000 फीट ऊंची जिसकी ऊंचाई मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों देश इस तरह के डिस्कशन में क्यों हैं? क्योंकि जो लिपू लेक दर्रा है, इन तीनों देश की बाउंड्री है, जो सीमा है, ये कहीं ना कहीं आसपास इस दर्रे के पास लगती है या इसको टच करती है। तो क्या इंडिया और चाइना का जो व्यापार पहले होता था वो इसी दर्रे से होता था? हाँ, चाइना से यहाँ पर ऊन या रेशम इस तरीके के व्यापार के दौरान इस तरह का सामान आया करता था, और जो भारत से था तांबे के बर्तन, जड़ी बूटी, कपड़ा, कंबल, गुड़, इस तरह के व्यापार के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन इसको सबसे बड़ा धार्मिक कॉरिडोर क्यों माना गया? क्योंकि जो चाइना के तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील है, वो हिंदू के जो लोग हैं, जो हिंदू प्रथा है, उनका ये मानना है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे अभी भी शिव जी का या शिव शंकर का निवास है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो पार्वती और जो शिव जी है उनका विराजमान है। बौद्ध धर्म के लोगों का ये मान्यता है कि ये जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर ये बहुत पवित्र है, मीन्स ये संसार का केंद्र है, यहाँ पे ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जैन धर्म के लोग हैं उनका तो ये मानना है जो तीर्थकर ऋषभ देव थे उनको तो मोक्ष की प्राप्ति ही यहीं मिली थी। तो मतलब ये बहुत ही पवित्र पहाड़ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसकी परिक्रमा कर ली जाए, जो कि 52 किलोमीटर है, और 108 बार वो परिक्रमा पूरी कर ली जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम समझ सकते हैं कि ये धार्मिक आस्था या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है। इसलिए इसको इकोनॉमिक और धार्मिक कॉरिडोर कहा जाता है। अब इंडिया और चाइना के बीच में ये लिपू लेक दर्रा चल ही रहा था, लेकिन इसमें नेपाल को क्या ऑब्जेक्शन है? जब ये रास्ता खुलता है तो नेपाल इसका विरोध क्यों करता है? हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों देखते हैं। 1861 के अंदर जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था तो नेपाल के साथ एक संधि हुई, जिसको सुगौल की संधि कहा जाता है। जब ये 1862 के अंदर संधि हुई तो ये तय किया गया कि सीमा कैसे तय की जाए, और वो सीमा तय करने के लिए काली नदी का आधार बनाया गया। भारत ने क्लेम किया कि जो लिपू लेक दर्रे के पास से निकलती है वो ये काली नदी वहां से आती है, लेकिन नेपाल ने ये क्लेम किया जो लिपू लेक के पश्चिम से निकल के आती है काली नदी वो है, मतलब वो पूरा नेपाल का एरिया है। यहीं से ही एक सीमा का विवाद खड़ा हुआ, मतलब हम कह सकते हैं साइलेंट वॉर, जो कि नेपाल और पाकिस्तान में ओपनली कभी नहीं आया, लेकिन ये साइलेंट वॉर चल रहा है। अब इंडिया और जब हम चाइना की बात करते हैं तो 1962 के अंदर ये जो दर्रा था इसको क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 1991 के अंदर फिर से एक डेवलपमेंट हुआ, फिर से इस रास्ते को खोला गया और व्यापार का स्टार्ट हुआ और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लेकिन 2015 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और 2015 और 19 के बीच में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। मसलन एक रोड बनाई गई, जो रास्ता 4-5 दिन लेता था उस रोड के बनने से वो रास्ता 1 दिन लेने लगा। मतलब व्यापार में स्पीड बनी, धार्मिक दर्शन जो लोग जाते थे उसमें एक स्पीड आई, और जो वहाँ का भोटिया समुदाय था, जो व्यापार था, उनके लिए ये रास्ता बहुत ईजी बन गया। लेकिन यहाँ पे नेपाल का ऑब्जेक्शन हुआ। नेपाल ने यहाँ पे विरोध किया कि जब ये एग्रीमेंट साइन किया तो ना तो हमें बताया और ना हमें शामिल किया गया।
क्योंकि ये रास्ता तो हमारा है। और 2019 के आसपास नेपाल ने एक अपना फिजिकल मैप पब्लिश किया और उस फिजिकल मैप के अंदर जो ये लिपुलेख दर्रा है उसको अपना क्षेत्र बताया। तो इस तरीके से विवाद चलता रहा। 2020 के अंदर क्योंकि जो कोरोना महामारी आ चुकी थी और जो गलवान विवाद हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने इस रास्ते को फिर से बंद कर दिया। लेकिन अभी फिर से चर्चा में क्यों आया? अभी रिसेंट के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई चाइना की तरफ से और जो इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पे जो गर्मा गर्म चाय पी गई उसमें जो ठंडे रास्ते पड़े हुए थे 6 साल बाद इनको फिर से खोलने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन इसमें नेपाल का इंटरवीन अभी भी है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि सबसे बड़ा कोर इशू क्या है, मीन्स जो ट्रांजैक्शन बन चुका है नेपाल वर्सेस इंडिया वर्सेस चाइना, कोर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली तो ये है कि बाउंड्री इंटरप्रिटेशंस। दूसरा ये है जो कॉलोनियल जियोपॉलिटिकल मैप था उसके अंदर ये जो दर्शाया गया था कि ये किसका क्षेत्र है। और थर्ड है सॉवरेनिटी इशू, मतलब कि हर कोई ये कह देता है कि ये मेरा रास्ता है। क्या ये जो कोर प्रॉब्लम है ये राजनीतिक संघर्ष में बदल जाएगा? क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर और धार्मिक कॉरिडोर है ये रणनीतिक कॉरिडोर भी तो बन सकता है। अब इसको चाइना और इंडिया के बीच में इस दर्रे को खोला जाए तो भारत को क्या क्या फायदा है? अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में इसको बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला तो इसका बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो भारत की तरफ से बॉर्डर सर्विलेंस जारी रहेगा। दूसरा, धार्मिक रास्ते खुल जाएंगे और धार्मिक दर्शन के लिए स्पीड मिल जाएगी। और जो व्यापार है, व्यापार का भी अच्छा आना जाना हो जाएगा और जो वहाँ का जो समुदाय है, भोटिया समुदाय है, उनको भी एक व्यापार करने में स्पीड मिल जाएगी। तो क्या इस तरीके से रास्ते खुलने से ये एक राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा? अब ये रास्ता खुल तो गया है, बट जो ये ट्रांजैक्शंस है क्या ये सोल्व हो पाएगा? तो हम इसकी जो बारीकियां समझते हैं उसकी बारीकियों को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है और उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ये रास्ता, ये कॉरिडोर खोला जाता है, ये जून से सितंबर के बीच में ही खोला क्यों जाता है? इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये आपको जानकारी कैसे लगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।